नमस्ते बच्चों, मैं डॉक्टर गेली ब्रांच। आइए आपका पाठ्यक्रम बीपीएससी 133 कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, तुलनात्मक सरकार और राजनीति आरंभ करते हैं। बच्चों, पिछले क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जो आपके पाठ्यक्रम का भाग है, अर्थात संसदीय व्यवस्था और राष्ट्रपति व्यवस्था। संसदीय व्यवस्था में हमने आपको बताया था कि उसकी जो बेसिक फीचर्स होते हैं, जो मूल विशेषताएं होती हैं, उसमें सबसे पहला क्या होता है कि हमें क्लोज रिलेशनशिप मिलती है विधायिका और कार्यपालिका के मध्य, अर्थात जो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव है ये क्लोज रिलेशनशिप में एक दूसरे के साथ काम करते हैं, हमें इनके बीच में घनिष्ठता मिलती है। अच्छा, इसके साथ हमारे पास डुअल एग्जीक्यूटिव का कॉन्सेप्ट आता है, अर्थात दोहरी कार्यपालिका एक संसदीय व्यवस्था में मिलती है। दोहरी कार्यपालिका मतलब कि एक नॉमिनल, एक नामात्र की कार्यपालिका होती है और एक वास्तविक कार्यपालिका होती है। जैसे अगर भारतीय व्यवस्था का हम नाम लें, तो एग्जाम्पल लें, तो उसमें हमारे पास जो प्रेसिडेंट है, जो राष्ट्रपति हैं, वो नाममात्र के अर्थात नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है, और अगर हम हेड ऑफ द गवर्नमेंट अर्थात प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो वो क्या है, वो रियल एग्जीक्यूटिव। तो एक संसदीय व्यवस्था की जो विशेषता होती है उसमें ये सबसे पहला पॉइंट आता है कि लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के मध्य घनिष्ठ संबंध होते हैं, और दूसरी बात ये है कि हमारे यहाँ दोहरी कार्यपालिका मिलती है। जो एग्जीक्यूटिव है वो लेजिस्लेचर के प्रति उत्तरदायी होता है, अर्थात जो कार्यपालिका होती है वह एक तरह से रिस्पॉन्सिबल है किसके प्रति, विधायिका के प्रति, लेजिस्लेचर के प्रति। इसके विपरीत अगर हम राष्ट्रपति व्यवस्था देखते हैं, जो हमने आपको पिछले क्लास में बताया था, तो राष्ट्रपति व्यवस्था की जो मूल बेसिक फीचर होता है वो होता है सेपरेशन ऑफ पावर्स, अर्थात शक्तियों का पृथकीकरण। जो घनिष्ठता हमें एक संसदीय व्यवस्था में विधायिका और कार्यपालिका के मध्य मिलती है, वो सिचुएशन एक राष्ट्रपति व्यवस्था में एब्सेंट होती है। राष्ट्रपति व्यवस्था में लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव अर्थात विधायिका और कार्यपालिका एक दूसरे से एक तरह से सेपरेटली काम करते हैं और एक कांस्टेंट रिलेशनशिप दोनों के बीच में, दोनों के मध्य नहीं मिलती है। अगर उदाहरण हम आपको दें तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का देंगे। अमेरिका में ये देखा जाता है, वहाँ पे राष्ट्रपति व्यवस्था है और वहाँ पे ये शक्तियों का पृथकीकरण बहुत क्लियरली वहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया है। लेकिन इसके बावजूद भी ये कहा जाता है कि इवन दो जो वहाँ का एग्जीक्यूटिव है, यानी कि जो प्रेसिडेंट है अमेरिका के, वो एक बहुत पावरफुल व्यक्ति हैं, उनके पास बहुत महत्वपूर्ण शक्तियाँ होती हैं, येट वो अपनी शक्तियों का दुरुपयोग नहीं कर सकते हैं। ही कैन नॉट मिसयूज हिज पावर्स। क्यों? क्योंकि एक चेक्स एंड बैलेंसेस के सिस्टम के तहत विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका एक बैलेंस बना के रखते हैं अपने वर्किंग मेथड में, अपने कार्यों में। अच्छा, आज जो हम लोग करेंगे बच्चों वो है यूनिटरी एंड फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, अर्थात एकात्मक एवं संघात्मक व्यवस्थाएं। अच्छा, एकात्मक और संघात्मक व्यवस्थाएं हमें जनरली एक डेमोक्रेसी में ही मिलती हैं। जैसे प्रेसिडेंशियल और पार्लियामेंट्री सिस्टम को भी अगर आप देखेंगे तो वो भी हमें एक डेमोक्रेटिक यानी कि प्रजातंत्रीय सेटअप के तहत ही मिलता है। यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो होता है, एकात्मक शासन व्यवस्था, ये फेडरल सिस्टम से अलग है। अगर हम भारत का आपको एग्जाम्पल दें तो ये कहा जाता है कि भारतीय व्यवस्था में यूनिटरी और फेडरल, एकात्मक और संघात्मक दोनों विशेषताएं पाई जाती हैं, और हम इंडिविजुअल एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको ये एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले ये देखते हैं कि एकात्मक सरकार की या एक एकात्मक सेटअप की विशेषताएं क्या होती हैं, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की विशेषताएं क्या होती हैं। जो एकात्मक राज्य होते हैं, एकात्मक राज्य में सभी शक्तियाँ एक एकल सरकार में केंद्रित होती हैं, उनके पास निहित होती हैं, जिसका अधिकार राज्य के सभी भागों पर सर्वोच्च होता है। अर्थात जो एकात्मक राज्य होता है, वहाँ की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो केंद्र की सरकार है, वो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली मानी जाती है, वो सबसे ज़्यादा पावरफुल होती है, और उसके पास पावर्स यानी शक्तियों का केंद्रीकरण होता है, सेंट्रलाइजेशन होता है, और वो अपने अनुसार जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स होती हैं उन्हें वो फर्दर अपने पावर्स जो हैं या उनको शक्तियाँ देती हैं, उनको पावर्स डिवॉल्व करती हैं। कानून बनाने का अधिकार किसी अन्य अंग को उपलब्ध नहीं होता है, यानी जो केंद्र सरकार है वही कानून बनाती है, किसी अन्य अंग को कानून बनाने का अधिकार प्राप्त नहीं होता है।
स्थानीय सरकारें केंद्र सरकार द्वारा विशेष रूप से उन्हें सौंपी गई शक्तियों के तहत नियम बना सकती है। और इसको जो टर्म होता है, जो जैसे जो पॉलिटिकल साइंस में जो टर्म यूज किया जाता है वो होता है द डेलीगेशन ऑफ पावर्स, अर्थात उन्हें शक्तियां दी जाती हैं केंद्र सरकार के द्वारा और वह उन्हीं मुद्दों पर निर्णय ले सकते हैं या कानून बना सकते हैं, या विशेष रूप से उन्हें वो शक्तियां मिलती हैं नियम बनाने के लिए जो कि केंद्र सरकार द्वारा उन्हें दी जाती है। स्थानीय सरकारें केंद्र सरकार द्वारा बनाई गई शक्तियों के साथ निहित होती हैं और वो केंद्र सरकार के निर्देश अनुसार भी काम कर सकती हैं। स्थानीय सरकारों का कोई विशेष ये कहा जाता है, अगर आप एक्चुअल प्रैक्टिस में देखेंगे तो ऐसा नहीं है, बट अगर थ्योरी में सैद्धांतिक रूप में बात की जाए तो ये कहा जाता है कि जो स्थानीय सरकारें हैं वह केंद्र सरकार के निर्देशों के अनुसार ही काम करती हैं और उन्हें शक्तियाँ डेलीगेट की जाती हैं, अर्थात हस्तांतरित की जाती हैं और उन्हीं के अनुसार वो कार्य करते हैं। उनकी शक्तियों को केंद्र सरकार द्वारा बदला भी जा सकता है। जो स्थानीय सरकारें हैं उनकी जो शक्तियां होती हैं उन्हें केंद्र सरकार द्वारा समय के अनुसार या एज द टाइम नीड्स उनको बदला भी, उनमें परिवर्तन भी लाया जा सकता है। अच्छा, क्योंकि शक्तियां का कोई विभाजन नहीं किया गया है, मतलब एक तरह से कहेंगे कि ये क्लैरिफाई नहीं किया गया है कि सेंटर और स्टेट, जैसे आप भारतीय व्यवस्था देखें तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, डिवीजन ऑफ पावर्स है। हमारे शक्तियों का विभाजन किया गया है कि केंद्र सरकार के पास जो निम्न सब्जेक्ट्स हैं या जो उन्हें सब्जेक्ट्स दिए गए हैं उस पर वो कानून बना सकते हैं, और उसी तरीके से राज्य की सरकार है, स्टेट गवर्नमेंट्स हैं और उनके पास भी कुछ विषय होते हैं जिन पे वो कानून बना सकते हैं। तो ये जो शक्तियों का विभाजन है, ये डिवीजन ऑफ पावर है, ये कॉन्स्टिट्यूशन संविधान द्वारा किया गया है। लेकिन अगर आप एक एकात्मक व्यवस्था में आते हैं, यूनिटरी सिस्टम में आते हैं, तो वहाँ ये शक्तियों का विभाजन नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि वहाँ की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो सबसे पावरफुल गवर्नमेंट है और उस वही गवर्नमेंट अपने एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स को या उनके जो भाग हैं उनको वो शक्तियाँ देती है, डेलीगेट करती है और वो जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के निर्देश अनुसार काम करते हैं। तो क्योंकि शक्तियों का विभाजन नहीं किया गया है और सभी शक्तियां केंद्र सरकार की हैं, इसलिए संविधान वहाँ पे लिखित भी हो सकता है और अलिखित भी हो सकता है। मतलब रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का जो कॉन्सेप्ट है, जो एक फेडरल सिस्टम की रिक्वायरमेंट समझी जाती है, एक संघीय व्यवस्था की एक बेसिक नेसेसिटी समझी जाती है, वो यूनिटरी सिस्टम में नहीं। अगर आप एग्जाम्पल लें यूके का, ब्रिटेन का एग्जाम्पल हम आपको दें तो ब्रिटेन में भी यही है, वहाँ पे अलिखित संविधान है, वहाँ पे लिखित संविधान एब्सेंट है और इसलिए एक यूनिटरी सिस्टम में क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट पावरफुल है तो इसलिए संविधान का लिखित होना आवश्यक नहीं है, वो लिखित भी हो सकता है और अलिखित भी हो सकता है। अच्छा, उसके बाद अकेले केंद्र सरकार के पास संविधान में संशोधन करने की शक्ति होती है। एक एकात्मक व्यवस्था में जो केंद्र सरकार है उसके पास अमेंडमेंट्स, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स होते हैं, वो करने की बेसिक राइट होता है और इस अर्थ में एकात्मक राज्य का संविधान हमेशा फ्लेक्सिबल होता है, हमेशा लचीला होता है, क्योंकि जब संशोधन करने की प्रक्रिया आसान होती है। जैसे भारतीय व्यवस्था में हम देखें तो हमारे यहाँ जो अमेंडमेंट का प्रोसीजर है, संविधान का अमेंडमेंट का प्रोसीजर है, उसमें हम देखेंगे इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, अर्थात यहाँ पे लचीलापन भी मिलता है और कठोरता भी मिलती है। कुछ विषय है उनके लिए हमें एक स्पेसिफिक मेजॉरिटी चाहिए, अगर हमें वो स्पेसिफिक मेजॉरिटी मिलती है तभी वो संशोधन जो है वो पारित हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता। लेकिन एकात्मक राज्यों में ऐसा नहीं होता है क्योंकि केंद्र सरकार के पास संविधान में संशोधन करने की शक्ति निहित है, इसलिए जो उनका संवैधानिक संरचना होती है उसमें संशोधन करना बहुत आसान होता है और इसलिए उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन जहाँ पे लिखित होता है वहाँ पे ये देखा जाता है कि वो बहुत ही फ्लेक्सिबल सिस्टम होता है। अच्छा, यहाँ पे एक बात गौर करने वाली ये है कि अभी हमने आपको बताया कि ब्रिटेन सिस्टम में, यूके में कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो रिटन नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि जहाँ पे अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशंस होते हैं वहाँ पे सब कुछ अनरिटन, यानी टोटली अलिखित संविधान नहीं होता है। वो समय समय पर अभिसमय कहा जाता है कन्वेंशंस के थ्रू जो चीज़ें, एक जैसे जुडिशियल डिसीजंस हो गए, स्टैट्यूट्स हो गए, कानून जो वो पारित करते हैं, कन्वेंशंस के थ्रू वो समय समय पर वो चीज़ें ऐड होती जाती हैं और उन्हें अपना एक बेस बना के ये राज्य जो है ये कार्य करते हैं। तो केंद्र सरकार यहाँ पे सबसे ज़्यादा पावरफुल होती है और इनके संविधानों को कहा जाता है कि ये बहुत लचीला व्यवस्था होती है एकात्मक शासन के अंतर्गत। अच्छा, एक सर्वशक्तिमान केंद्र सरकार का अस्तित्व
पूरे राज्य के लिए एक स्थिरता और मजबूत प्रशासन का एक प्रमाण होता है। आप इसको इस तरह समझिए कि अगर एक सेंट्रल गवर्नमेंट ऑल पावरफुल गवर्नमेंट है और वो पावर्स डेलीगेट कर रही है, उसने एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स प्रशासनिक निकाय बनाए हैं जो कि अपने अपने क्षेत्र में अपने एरिया में काम कर रहे हैं, तो उस सिचुएशन में ये देखा जाता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो एक मजबूत प्रशासन की ओर हमें ले जाता है और वहाँ पे एक स्टेबिलिटी मिलती है, वहाँ पे एक इनस्टेबिलिटी एब्सेंट होती है। जैसे अगर आप फेडरल सिस्टम में देखें, भारतीय व्यवस्था का अगर हम एग्जाम्पल लें, क्योंकि आपका पेपर कंपेरेटिव गवर्नेंस है तो बीच बीच में तुलना से आपको अगर एग्जाम्पल देंगे तो बेहतर समझ में आएगा कि अगर जैसे भारतीय व्यवस्था में हम देखें, सेंटर और स्टेट, केंद्र और राज्य की जो सरकारें हैं उनके बीच में हमें एक कांस्टेंट टसल दिखता है, अक्सर एक फ्रिक्शन होता है, अक्सर कॉन्फ्लिक्ट होती है। तो वो चीज़ एक एकात्मक व्यवस्था में एब्सेंट होती है क्योंकि वहाँ पे जो सर्वशक्तिमान है वो है केंद्र सरकार, तो इसलिए वो एक स्थिरता लेके आती है और वो एक मजबूती लेके आती है। अच्छा, इसके साथ ही साथ फेडरल सिस्टम में हम संघीय व्यवस्था में ये देखते हैं कि केंद्र का राज्य में हस्तक्षेप होता है, क्योंकि केंद्र, अब जैसे अगर आप इंडिया में देखें तो हमारा जैसे गवर्नर है, गवर्नर के अपॉइंटमेंट में, उनके रिमूवल में, उनके ट्रांसफर में सेंट्रल गवर्नमेंट की विशेष भूमिका होती है। अच्छा, इसके साथ ही साथ जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं निर्भर होती हैं केंद्र सरकार के फंड्स के लिए, पॉलिसीज के लिए, तो वो डिपेंडेंसी जो है उनकी बढ़ती रहती है समय के साथ। तो कई बार ऐसा होता है जो राज्य होते हैं, जो स्टेट्स होते हैं, वो सेंटर के अटेंशन का रिक्वायरमेंट उनको होता है, बट उन्हें ऐसा लगता है, वो लेफ्ट आउट फील करते हैं, उन्हें लगता है कि सेंटर, केंद्र जो सरकार है वो उन पे जो ध्यान देना चाहिए वो नहीं दे रही है, या जो उन्हें फंड्स चाहिए वो उन्हें नहीं प्रोवाइड किए जा रहे हैं, उनको ब्रेक किया जा रहा है। तो इस सिचुएशन में दोनों सेंटर स्टेट रिलेशन जो है वो खराब होते हैं। लेकिन अगर एक सर्वशक्तिमान केंद्र सरकार होती है अस्तित्व में, जो पूरे राज्य के लिए होती है और वो पावरफुल स्थिति में होती है, तो वो एक स्थिरता, स्टेबिलिटी और मजबूत प्रशासन जो है वो स्टैब्लिश होता है। अच्छा, जो एकात्मक व्यवस्था होती है वह एक एकल विधायिका, एकल कार्यपालिका और एक ही न्यायपालिका प्रणाली के द्वारा संचालित की जाती है। अर्थात वहाँ पे आपको एक ही विधायिका मिलेगी, एक ही यूनिट, वन एग्जीक्यूटिव, वन लेजिस्लेचर एंड वन जुडिशरी पूरी कंट्री के लिए ये स्टैब्लिश होती है। अच्छा, अगर आप देखें एग्जाम्पल में इंग्लैंड का तो हम आपको बार बार दे ही रहे हैं, इंग्लैंड के अलावा अगर हम देखें तो फ्रांस, जापान, श्रीलंका, ये सब जो है ये सारे यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को ही फॉलो करते हैं। अगर इंग्लैंड को हम देखें स्पेसिफिकली, अगर हम सारे आपके साथ डिस्कस करेंगे, एक संघीय संविधान के विपरीत ब्रिटिश संविधान जो है वह एकात्मक चरित्र का है और सरकार की सभी शक्तियां ब्रिटिश संसद में ही नितनी है। और संसद, ब्रिटिश संसद जो है वो एक संप्रभु निकाय, संप्रभु मतलब वो सॉवरेन, राज्य की कार्यकारी अंग संसद के अधीनस्थ हैं। प्रत्यायोजित शक्तियों का प्रयोग किया जाता है और इसलिए ये देखा जाता है जो कार्यकारी है वह एक तरह से जवाबदेह हो जाती है। जो आपके अधीनस्थ जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स हैं उनकी जवाबदेही होती है सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रति। तो डेलीगेटेड पावर्स के थ्रू इंग्लैंड में भी वर्क किया जाता है, वहाँ पे सिर्फ एक ही विधायिका मिलती है। अगर इंग्लैंड का स्ट्रक्चर देखें तो वो किस तरह से काम करते हैं, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और इसके अलावा जितने भी अन्य प्रशासनिक इकाई हैं उनकी राजनीतिक रूप से वो स्वैत इकाइयाँ हैं, मतलब स्वैत एक तरह से आप कहेंगे ऑटोनॉमस हैं। आपको अगर थोड़ा सा विदित हो, थोड़ा सा पता हो, 2014 में स्कॉटलैंड में वोटिंग हुई थी कि वो यूनाइटेड किंगडम से अलग होता है। ऑटोनॉमी की डिमांड ज़्यादा होती है वहाँ पे, और उनका ये डिमांड था कि वो यूके से अलग हो जाएं, और उसके लिए वहाँ पे रेफरेंडम किया गया था। लेकिन उस रेफरेंडम के रिजल्ट में यानी कि जनमत संग्रह किया गया था, और जनमत संग्रह के रिजल्ट में ये आया था कि दे कंटिन्यू टू स्टे विद स्कॉटलैंड विद यूनाइटेड किंगडम, यानी कि वो यूनाइटेड किंगडम का भाग बने रहने के लिए उन्होंने वोटिंग करी थी। लेकिन जनरली ये देखा जाता है कि स्वैच्छता की मांग होती क्यों है, क्यों राज्य स्वैच्छता के लिए, ऑटोनॉमी के लिए डिमांड करते हैं। हमारे इंडिया में भी आपके पास एग्जाम्पल्स हैं, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं जिन्होंने हमेशा ऑटोनॉमी की डिमांड करी है, यानी कि वो अपने हाथों में या तो ज़्यादा शक्तियाँ चाहते हैं क्योंकि केंद्र सरकार का उन पर ध्यान नहीं है, ऐसा उन्हें लगता है। और इसके साथ ही साथ जो, जैसे कि अभी हमने आपको बताया कि क्योंकि केंद्र सरकार का राज्य सरकारों में एक तरह से हस्तक्षेप होता है, इंटरफियरेंस होता है, तो उसके लिए भी
जो राज्य हैं वो ऑटोनॉमी की डिमांड करते हैं। उन्हें लगता है अगर वो एक इंडिपेंडेंट स्टेट बनेंगे, एक इंडिपेंडेंट राज्य के रूप में उभरेंगे, तो वह अपने जो उनकी नीड्स हैं, जो उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं, उनको वो बेटर एड्रेस कर पाएंगे। अन्यथा वो चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाती हैं एक बड़े राज्य से जुड़े रहने के साथ। अच्छा, यहाँ पे अगर आप ये समझिए, जो ब्रिटिश संसद है, जैसे कि अभी हमने आपको बताया कि ब्रिटिश संसद जो है वो संप्रभु संसद है, यानी वो सॉवरेन संसद है। तो इसका एक तरह से अर्थ, संप्रभुता का अर्थ क्या होता है? संप्रभुता का अर्थ होता है कि वो एक सर्वोच्च शक्ति है। ब्रिटेन की जो पार्लियामेंट है उसके पास ये अधिकार है कि वह संविधान कानून को बना सकती है, कानून में अमेंडमेंट यानी संशोधन ला सकती है, या किसी भी कानून को रद्द कर सकती है। जैसे भारतीय व्यवस्था में ये चीज़ एब्सेंट है। भारतीय व्यवस्था में आप देखेंगे इंडियन पार्लियामेंट जो है वो सॉवरेन नहीं है, वो संप्रभु नहीं है, क्योंकि जो हमारी संसद जो कानून बनाती है उसके बाद उसको उस पर एक अपर हैंड, एक चेक करने का कि वो संविधान के अनुसार है या नहीं है, ये करने का अधिकार है हमारी न्यायपालिका। जो हमारी जुडिशरी है उसका एक अपर हैंड रहता है हमारी लेजिस्लेचर के ऊपर, क्योंकि जो वो कानून बना रहे हैं वो संविधान के अनुसार है या नहीं, ये तय करना हमारी जुडिशरी का काम है। ब्रिटिश संविधान की एक बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है कि ब्रिटिश संसद जो है वह संप्रभु है, और ये इसीलिए है क्योंकि वहाँ लिखित संविधान नहीं है। ब्रिटिश संसद देश में एकमात्र विधायी निकाय है जिसके पास कानून की बनाने की निरंकुश शक्ति है। यह किसी भी कानून को बना सकता है, उसे संशोधित कर सकता है, या उसे निरस्त कर सकता है। तो जितने जैसे आप पावर्स को अगर देखें, जो डेलीगेशन हमने आपको बताया, इसमें क्या होता है यूके सिस्टम में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने अपने नॉर्दर्न आयरलैंड, वेल्स एंड स्कॉटलैंड, इसमें उन्होंने जो पावर्स हैं उन्हें डिवॉल्व कर दिया है। देखिए बच्चों, दो टर्म्स आते हैं, एक होता है डेलीगेशन ऑफ पावर्स और एक होता है डेवोल्यूशन ऑफ पावर्स। दोनों सिचुएशन में हम ये देखते हैं कि जो शक्तियां हैं उन्हें हस्तांतरित कर दिया जाता है आगे की निकायों को, ताकि वह अपने क्षेत्र को अच्छी तरीके से एडमिनिस्टर कर सके। जैसे अगर आप भारतीय व्यवस्था देखें तो यहाँ पे डेवोल्यूशन ऑफ पावर्स नहीं मिलता है, यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स मिलता है। दोनों शब्दों में अंतर है। डेवोल्यूशन ऑफ पावर्स का मतलब क्या होता है कि एक सेपरेट विधायिका है, एक सेपरेट न्यायपालिका, एक सेपरेट विधायिका और एक सेपरेट कार्यपालिका है, और जो डिसीजन मेकिंग है वो एक तरह से ज़्यादा डेमोक्रेटिक हो जाती है। जब डिसेंट्रलाइजेशन की बात होती है तो वो टॉप टू बॉटम कॉन्सेप्ट पे काम करता है। जैसे भारतीय व्यवस्था में आप देखें तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, फिर लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ हो गई, पंचायत व्यवस्था हो गई, तो ये क्या है, शक्तियाँ डिसेंट्रलाइज हो गई। डेवोल्यूशन का मतलब क्या है कि या तो ये ज़्यादा ऑटोनॉमी यानी स्वायत्तता की मांग पे डिवॉल्व किया जाता है। जैसे स्कॉटलैंड में जब हुआ था वोटिंग, जो 2014 का हमने आपको एग्जाम्पल दिया है, तो उसमें यही था, उसमें उन्होंने ज़्यादा ऑटोनॉमी की डिमांड की थी, और इसीलिए इवेंचुअली उन्होंने ये कहा कि हम यूके सिस्टम से अलग होना चाहते हैं। लेकिन फिर जब वोटिंग हुई, रेफरेंडम हुआ, उसमें इसके विपरीत आया रिजल्ट, और स्कॉटलैंड आज भी स्कॉटिश पार्लियामेंट आज भी यूके का भाग है। अच्छा, इसके साथ साथ अदालतों को ब्रिटिश संसद द्वारा पारित कानूनों की वैधता पर सवाल उठाने की कोई शक्ति नहीं। ब्रिटिश संसद देश के सामान्य कानून की तरह अपने अधिकार से संविधान में संशोधन कर सकती है, और इस पर कोई भी अपर अथॉरिटी नहीं है जो क्वेश्चन कर सके। यह जो वैध है उसे वैध कर सकती है, और जो उसके हिसाब से अवैध आता है या कॉन्स्टिट्यूशन के विरुद्ध आता है उसे बहुत आसानी से ये नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकती है, अर्थात अवैध कर सकती है। अच्छा, इसके अलावा जो मूल संरचना का सिद्धांत है, भारतीय न्यायपालिका को कानून की वैधता पर सवाल उठाने की शक्ति देता। अगर आपको जानकारी होगी, जैसे पास्ट में इस बात पे कई बार कहेंगे डिबेट्स हो चुके हैं, डिस्कशंस हो चुके हैं कि मूल संरचना जो बेसिक फीचर है हमारी संविधान का, उसमें किसी भी तरीके का परिवर्तन नहीं आना चाहिए जब भी हमारी लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव जो है वो कानून बनाते हैं। अच्छा, जैसे बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्सेप्ट क्या होता है, मूल संरचना क्या होता है, इस पर भी हालांकि विवाद है कि मूल संरचना के अंतर्गत क्या आता है, लेकिन अगर हम कुछ कॉन्सेप्ट्स लें तो हम कहेंगे कि बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक स्ट्रक्चर के अंतर्गत क्या आता है। एक तो संविधान की सर्वोच्चता, सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन।
अच्छा, इसके साथ ही साथ कि भारत एक गणतंत्र और प्रजातंत्री व्यवस्था है या गणतंत्र प्रजातंत्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को फॉलो करेगा, ये भी बेसिक स्ट्रक्चर का एक फॉर्म है। अच्छा, पार्ट है सेक्युलर कैरेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अर्थात एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। अच्छा, शक्तियां जो है वो एक तरह से विभाजित रहेंगी, जुडिशरी में एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। अच्छा, भारत की एकता और अखंडता को बनाए रखना, संप्रभुता को बनाए रखना, और जो एक कॉन्सेप्ट होता है वेलफेयर स्टेट का, लोक कल्याणकारी राज्य, उसको सुनिश्चित करना। जैसे लोक कल्याणकारी राज्य के बारे में हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी अर्थात राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत भी मेंशन किया गया है कि भारत को एक लोक कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए गवर्नमेंट द्वारा नीतियाँ ऐसी बनाई जानी चाहिए जिससे वो एक वेलफेयर स्टेट। तो बेसिक स्ट्रक्चर कई जो सिद्धांत है ये भारतीय न्यायपालिका को कानूनों की वैधता पर सवाल उठाने की शक्ति देता है। ये जुडिशियल रिव्यू के अंतर्गत आता है, जुडिशरी का ये पावर इंडिया में, और जुडिशियल रिव्यू के अंतर्गत वो ये चेक करते हैं कि जो भी कानून बनाया गया है संसद द्वारा वह संविधान के अनुसार है, उसकी स्पिरिट के अनुसार है या नहीं, और अगर उन्हें लगता है कि ऐसा नहीं है तो वह उसे अवैध घोषित कर सकते हैं। अच्छा, इसमें ये समझना ज़रूरी है कि ये ओवरनाइट नहीं होता है, या ये इस तरह नहीं होता है कि संसद ने कानून बनाया और वो फिर न्यायपालिका के पास गया अपनी वैलिडिटी को चेक करने के लिए। ये समय के अनुसार जैसे कोई केस आता है जुडिशरी के समक्ष जो कि इस बात को क्वेश्चन करता है कि वो पर्टिकुलर कानून वैध है या अवैध है, तो उसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को चेक करते हैं तब हमारे न्यायाधीश, और वो एक पैनल के द्वारा होता है या किसी एक जज के द्वारा नहीं किया जाता है। तो इस तरह से हम ये समझते हैं कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय भारत के संविधान का सर्वोच्च व्याख्याकार है, मतलब एक तरह से द इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हमारी जुडिशरी है वो है। और ये कहीं ना कहीं बेसिक स्ट्रक्चर के अंतर्गत उन्हें ये बेसिक स्ट्रक्चर सिद्धांत के अंतर्गत उन्हें शक्ति प्राप्त होती है। अच्छा, ये हो गया यूके का कॉन्स्टिट्यूशन यूनिटरी का। अगर हम आपको एग्जाम्पल दें फ्रेंच की, जो फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन है फ्रांस का भी कॉन्स्टिट्यूशन एक यूनिटरी स्टेट है, वो भी एकात्मक व्यवस्था के अंतर्गत कार्य करता है, और इनका 1958 का कॉन्स्टिट्यूशन है। फ्रांस की अगर आप थोड़ी सी हिस्ट्री जानते हो तो फ्रांस पास्ट में हाईली सेंट्रलाइज्ड कंट्री थी, वहाँ पे शक्तियों का केंद्रीकरण बहुत ज़्यादा था, और आज के समय पे अगर आप देखें तो फ्रांस अब एक सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम है। सेमी प्रेसिडेंशियल मतलब अर्ध राष्ट्रपति व्यवस्था यहाँ पे मिलती है, जिसका मतलब है कि प्रेसिडेंट भी है वहाँ पे और प्राइम मिनिस्टर भी है, अर्थात वहाँ पे राष्ट्रपति भी मिलते हैं और प्रधानमंत्री भी मिलते हैं। प्रधानमंत्री फ्रांस की संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अच्छा, कानून बनाने के संबंध में फ्रांस की संसद के पास सर्वोच्च शक्ति नहीं है, विधायिका केवल एक सूची के आधार पर ही कानून बना सकती है, जबकि राष्ट्रपति हर दूसरे मामले का ध्यान रखते हैं। तो एक तरह से देखा जाता है कि राष्ट्रपति को ज़्यादा शक्तियाँ प्रदान की, उनका एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन बनाने की कोशिश एक फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत की गई। फ्रांसीसी संविधान में एकमात्र लोकतांत्रिक संविधान है जो कार्यपालिका की सर्वोच्चता के सिद्धांत पर आधारित है। फ्रांस हमेशा राजनीतिक रूप से अगर पास में देखें तो अस्थिर रहा है, इंस्टेबिलिटी रही है वहाँ पे। तो इसलिए आज के समय पे हम ये देखते हैं कि एक ऐसा लोकतांत्रिक संविधान है जिसने कार्यपालिका को सर्वोच्चता के सिद्धांत पर आधारित किया है। इसलिए 5वें गणतंत्र संविधान में एक मजबूत राष्ट्रपति की स्थिति उन्होंने बनाई है। इन राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल के लिए तय होता है और उनके पास कई महत्वपूर्ण शक्तियाँ भी होती हैं। अच्छा, यूके, फिर फ्रांस, और एक और अगर हम आपको एग्जाम्पल दें तो वो है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जापान। वहाँ पे भी हम देखते हैं उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो 1947 में अडॉप्ट किया गया था। ये भी एक यूनिटरी स्टेट है। इनके अंदर 47 एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स मतलब जैसे कि आप इसको इस तरह समझिए कि अगर भारतीय व्यवस्था में हम स्टेट्स कहते हैं तो वो क्योंकि यूनिटरी सेटअप में है, एकात्मक व्यवस्था के अंतर्गत है, इसलिए वो एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स कहते हैं। तो वहाँ पे 47 एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स हैं और वहाँ पे एक एम्परर है जो कि राज्य के अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं एज अ हेड ऑफ द स्टेट। अच्छा, जो जापान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो संविधान है, वह एक संसदीय व्यवस्था के अंतर्गत कार्य करता है और ये अपने नागरिकों को जो बेसिक मौलिक अधिकार होते हैं वो भी सुनिश्चित करते हैं। वहाँ के जो सम्राट हैं, जापान के सम्राट राज्य और लोगों की एकता का प्रतीक है।
और विशुद्ध रूप से औपचारिक भूमिका ही निभाते हैं। जैसे अगर आप यूके का एग्जाम्पल लें तो यूनाइटेड किंगडम में, ब्रिटेन में हम क्या देखते हैं कि वो भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, संवैधानिक राजतंत्र व्यवस्था। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का मतलब होता है एक ऐसी स्थिति जहाँ पे संविधान द्वारा जो शासक हैं, जो एम्परर हैं, उनकी शक्तियों को सीमित किया गया है, लिमिट किया गया है। तो इनको लिमिटेड गवर्नमेंट भी कहा जाता है, सीमित सरकार व्यवस्था, और इसको कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की भी कहा जाता है, क्योंकि किसी भी सम्राट को, एम्परर को ये अधिकार नहीं है कि वह एक डिक्टेटर बन सके या एक मोनार्क के रूप में कार्य कर सके, क्योंकि उनकी शक्तियों को संविधान के द्वारा सीमित कर दिया जाता है। वही स्थिति आप जापान में देखते हैं। वहाँ के जो सम्राट हैं वह राज्य और लोगों के लिए एक तरह से एकता का प्रतीक होते हैं, और उनकी एक औपचारिक भूमिका होती है, एक नॉमिनल ड्यूटी होती है। वैसे ही यूके का भी सिस्टम है, वहाँ पे भी जो एम्परर हैं, जो क्वीन है, उनकी नॉमिनल भूमिका होती है, नाम मात्र की भूमिका। सेरेमोनियल फंक्शंस जो हैं वो निभाते हैं। जापान की राजनीति एक संसदीय प्रतिनिधि लोकतांत्रिक राजशाही के ढांचे में संचालित होती है, जहां जापान के जो प्रधानमंत्री हैं वह सरकार के प्रमुख हैं, और कैबिनेट के प्रमुख भी वही होते हैं जो कि कार्यकारी शाखा को निर्देशित करते हैं। तो मतलब एक तरह से कि वहाँ पे भी वही आपको मिलता है, प्राइम मिनिस्टर होते हैं और वो कैबिनेट होती है, वो अपने कैबिनेट को खुद चुनते हैं और वो कैबिनेट के हेड के रूप में कार्य करते हैं। और जो वहाँ की संसद है उसको, संसद का, वहाँ की जो पार्लियामेंट है उसको डाइट कहा जाता है। विधायी शक्ति जो वहाँ की संसद है उसमें निहित है, जिसमें प्रतिनिधि सभा और पार्षदों की सभा अर्थात हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एंड हाउस ऑफ काउंसलर्स मिलते हैं। जैसे इंडिया में हम देखते हैं आपके पास लोकसभा और राज्यसभा है, 2 सदन है। यूके का अगर आप एग्जाम्पल लें तो वहाँ पे हाउस ऑफ लॉर्ड्स, हाउस ऑफ कॉमन्स हैं। जब हम जापान के कॉन्सेप्ट में आते हैं तो जहाँ पे हमें मिलता है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स एंड हाउस ऑफ काउंसलर्स। तो यहाँ पे भी बाइकेमरल लेजिस्लेचर है, यानी कि द्विसदनीय व्यवस्था है। जो जापानीज राजनीति है उसमें बहुदलीय व्यवस्था शामिल है। न्यायिक शक्ति सर्वोच्च न्यायालय और निचली अदालतों में ही निहित है, यानी मल्टी पार्टी सिस्टम जो है, जो बहुदलीय व्यवस्था है, वो आपको जापान में मिलती है। वहाँ पे आमतौर पे हम ये देखते हैं जापान में, वहाँ के संविधान के अनुसार नागरिक कानून की प्रणाली के साथ साथ संवैधानिक राजतंत्र ही माना जाता है। तो जहाँ तक अगर आप एक कंपैरिजन करेंगे या हम एक सिमिलैरिटी देखेंगे तो हम ये देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जापान एंड जो सिस्टम ऑफ ब्रिटेन है वो काफ़ी हद तक सिमिलर है, क्योंकि वहाँ पे भी, जापान में भी हमें यूनिटरी स्ट्रक्चर मिलता है, वही चीज़ हमारी ब्रिटेन में प्रेजेंट है। अच्छा, द्विसदनीय व्यवस्था आपको यहाँ पे भी मिल रही है, द्विसदनीय व्यवस्था हमारी ब्रिटेन में भी प्रेजेंट है। पार्लियामेंट्री सिस्टम हमें जापान में भी मिलता है और पार्लियामेंट्री सिस्टम हमारा ब्रिटेन में भी प्रेजेंट है। तो इस तरह से ये देखा जाता है कि दोनों कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की अर्थात संवैधानिक राजतंत्र को मानते हैं। अच्छा, तो हमने आपको एग्जाम्पल दिया ब्रिटेन का, जापान का, फ्रांस का। इसके साथ ही साथ जो हमारा पड़ोसी देश है श्रीलंका, वहाँ पे भी हमें देखते हैं वो भी एक लोकतांत्रिक राष्ट्र है और वहाँ पे भी आपको यूनिटरी सिस्टम मिलता है। वहाँ पे सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, यानी कि अर्धराष्ट्रपति व्यवस्था, अर्थात वहाँ पे हमें प्राइम मिनिस्टर भी मिलते हैं और वहाँ पे हमें प्रेसिडेंट भी मिलते हैं, राष्ट्रपति भी हैं वहाँ पे और वहाँ पे प्रधानमंत्री भी हैं, और जिसमें राष्ट्रपति व्यवस्था और संसदीय व्यवस्था का एक तरह से संयोजन है। वहाँ पे राष्ट्रपति व्यवस्था भी मिलती है और संसदीय व्यवस्था का एक कॉम्बिनेशन मिलता है। हालांकि अगर आप रिसेंटली देखें तो श्रीलंका न्यूज़ में रहा है, क्योंकि जो श्रीलंका के जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने वहाँ के प्रधानमंत्री को हटा दिया और महिंदा राजपक्सा जो वहाँ पे एक बहुत पॉलिटिकल उनकी हिस्ट्री रही है श्रीलंका में, उनको नए प्रधानमंत्री के रूप में बिना किसी वैलिड ग्राउंड के वापस इस्टेब्लिश कर दिया गया है। जो इस तरह की स्थितियाँ होती हैं ये कहा जाता है, क्योंकि हम ये मानते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम है, संसदीय व्यवस्था, राष्ट्रपति व्यवस्था, एकात्मक संघात्मक व्यवस्थाएं, ये एक डेमोक्रेटिक सेटअप के अंतर्गत ही कार्य करती हैं। जहाँ पे हमें प्रजातंत्रीय व्यवस्था मिलती है वहीं पे हम ये चीज़ें, ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये वहाँ पे हमें मिलते हैं, वहाँ पे ये सेटअप्स किए जाते हैं ताकि राज्य को सुचारू रूप से चलाया जा सके। लेकिन जैसे अगर हम श्रीलंका का एग्जाम्पल आपको दें, इवन दो वो एक एकात्मक व्यवस्था है, वहाँ पे सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम भी है, वो अपने आप को एक लोकतांत्रिक राज्य मानता है, येट जो अभी रिसेंट सिचुएशन है श्रीलंका की, जहाँ पे आप एक फाइनेंशियल क्राइसिस भी वहाँ पे देख रहे हैं, तो वो एक डेमोक्रेटिक सेटअप को डैमेज करता है, एक प्रजातंत्रीय व्यवस्था
की वो एक तरह से उसकी हानि करता है, और इसलिए जो डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि राज्य को चलाते हैं वो वहाँ पे बहुत वीक पड़ जाते हैं। जैसे अगर आप पाकिस्तान को लें तो अगर वहाँ पे भी पार्लियामेंट्री व्यवस्था है, वहाँ पे हम ये देखते हैं कि वहाँ पे भी प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट सब आपको मिलता है, लेकिन फिर भी जो उनका डेमोक्रेटिक सेटअप है वो कहीं ना कहीं वो जो स्ट्रक्चर है वो वीक है। इसी वजह से वहाँ पे कांस्टेंट पॉलिटिकल टर्मोइल की सिचुएशन बनी रहती है। वही हम श्रीलंका में भी देख रहे हैं, बांग्लादेश में भी पास में ये एग्जाम्पल्स आ चुके हैं, नेपाल अगर आप देखें तो वहाँ पे भी यही सिचुएशन है, वहाँ पे भी पॉलिटिकल टर्मोइल हमेशा प्रेजेंट रहता है। तो इस तरह से यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में हमारे पास ये एग्जाम्पल्स हैं, ब्रिटेन का, फ्रांस, जापान, श्रीलंका का हमने आपको एग्जाम्पल दिया। एक हम समराइज करने की कोशिश करें कि यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है, एकात्मक व्यवस्था क्या होती है, तो इसमें एक केंद्र की सरकार होती है जो सर्वशक्तिमान होती है, उसके पास मेजॉरिटी ऑफ द पावर्स होते हैं, और वो जो प्रशासनिक निकाय है, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स हैं, उनको पावर्स डेलीगेट करती है या डिवॉल्व करती है, अर्थात हस्तांतरित करती है। और जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रति उत्तरदायी होते हैं, और सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा दिए गए, केंद्र सरकार द्वारा दिए गई शक्तियों के अंतर्गत ही वो कार्य करते हैं, जो उनका स्पेसिफाइड एरिया होता है, जो उनका विस्तार क्षेत्र होता है उसके अंतर्गत। तो बच्चों ये हो गया यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, एकात्मक व्यवस्था। इसके साथ अब दूसरी आती है जो इसकी ऑपोजिट सिस्टम है, वो है द फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, अर्थात राज्य की संघीय व्यवस्था। अच्छा, फेडरेशन शब्द जो है ये लैटिन शब्द से आया है, इसको कहते हैं फोडस, और इसका अर्थ होता है समझौता या संधि, जिसको ट्रीटी कहते हैं। समझौता या संधि से अर्थ होता है एक संघ एक ऐसा राज्य है जो कई राज्यों के बीच एक संधि या समझौते से अस्तित्व में आता है। जब कई छोटे राज्य विलय करने और एक बड़े संप्रभु राज्य का निर्माण करने का निर्णय लेते हैं, लेकिन एक ही समय में सत्ता के एक हिस्से को बनाए भी रखते हैं, दूसरे को राज्य की सरकार के साथ निहित कर देते हैं, तो उसे हम एक संघ कहते हैं। अर्थात कि वो कुछ शक्तियां अपने पास रखते हैं और मेजॉरिटी ऑफ द पावर्स जो हैं, जो एक राज्य को एज अ होल चलाने के लिए ज़रूरी है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट में निहित कर देते हैं, उसे हम एक संघ कहते हैं। ये जो व्यवस्था होती है, इसे जनरली टर्म जो यूज़ किया जाता है पॉलिटिकल साइंस में, वो होता है सेंट्रीपीटल फेडरेशन। इसे सेंट्रीपीटल फेडरेशन कहा जाता है। जैसे अगर हम उदाहरण के लिए लें तो संयुक्त राज्य अमेरिका को ले सकते हैं हम। अमेरिका में वह अमेरिका एक संघ है जो मूल रूप से 13 छोटे राज्यों द्वारा गठित किया गया था, जिन्होंने ब्रिटिश साम्राज्यवाद से स्वतंत्रता प्राप्त की और संयुक्त राज्य अमेरिका बनाने के लिए एक समझौता किया। तो अगर अमेरिका की भी हम हिस्ट्री देखेंगे तो वहाँ पे भी यही हम देखेंगे कि 13 छोटे राज्य थे जो कि एक साथ आए, और उन्हें क्योंकि स्वतंत्रता मिली थी ब्रिटिश सिस्टम से, तो उन्होंने इस तरह से अपने आप को एक बड़े राज्य के साथ जोड़ने के लिए अपनी कुछ सत्ता बचाए रखने में और मेजॉरिटी शक्तियाँ सेंट्रल गवर्नमेंट में निहित करने के द्वारा उन्होंने इस संघ की स्थापना की। हालांकि फेडरेशन बनाने के अन्य माध्यम भी हो सकते हैं, जैसे एक बड़े संप्रभु राज्य की तरह एक कॉमन सरकार हो, एक केंद्र की सरकार हो, और कई राज्य सरकारों के साथ खुद को पुनर्गठित करने का निर्णय ले सकते हैं, जिनमें से प्रत्येक क्षेत्र में एक विशेष हिस्से के भीतर काम करने का उन्होंने सोचा हो, जिसमें प्रशासन चलाने के अतिरिक्त स्वायत्तता भी आती है। जैसे कि मतलब इसको इस तरह समझिए कि वर्किंग विद इन द टेरिटरी एंड इसके साथ ही साथ इंटरनल ऑटोनॉमी जो है एक एडमिनिस्ट्रेशन को रन करने की, वो भी वो इंश्योर करते हैं। इसमें अगर आप एग्जाम्पल लेंगे तो हमारे पास भारत का एग्जाम्पल है, कनाडा में जो है वहाँ पे जो संघों की स्थापना है वह इसी प्रकार हुई है, और इसको सेंट्रीफ्यूगल फेडरेशन कहा जाता है। तो अर्थात हमने आपको दो टाइप की फेडरेशन बताए, एक होता है सेंट्रीपीटल और दूसरा होता है सेंट्रीफ्यूगल फेडरेशन। अच्छा, एक संघीय व्यवस्था की विशेषताएं अगर हम कहें तो क्या होती है, इसमें आपके पास इंडिया का एग्जाम्पल है, यूएसए का एग्जाम्पल है, कनाडा का एग्जाम्पल है। जैसे कि जो विशेषताएं हैं संघ की वो क्या होती हैं, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच शक्तियों का विभाजन होता है। यह एक संघ की अनिवार्य शर्त होती है कि केंद्र और राज्य सरकार के बीच शक्तियों का विभाजन होगा, कार्यों के एक परिभाषित क्षेत्र के अंतर्गत वो कार्य करेंगे। अर्थात जैसे अगर आप इंडिया का एग्जाम्पल लें तो हमारे पास यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है। तो जो यूनियन लिस्ट है वो किसके लिए है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए है, और जो स्टेट लिस्ट
राज्य सरकार के लिए है। दोनों में सब्जेक्ट स्पेसिफाइड है कि कौन किस क्षेत्र के लिए निर्णय ले सकता है या कानून बना सकता है, किन सब्जेक्ट्स पे। अच्छा, जो स्थानीय और क्षेत्रीय महत्व के विषय हैं, जैसे स्थानीय प्रशासन है, जेल है, शिक्षा है, ये सब स्टेट गवर्नमेंट में निहित होती है। जैसे उदाहरण के लिए हम ये अमेरिकी संविधान है, वह संघीय सरकार की शक्तियों को स्पेसिफाई करते हैं और बाकी राज्य सरकारों को उसमें निहित कर देते हैं। अगर भारतीय संविधान का हम एग्जाम्पल लें तो भारत का संविधान केंद्र सरकार और राज्य सरकार की शक्तियों को अलग अलग परिभाषित करता है। समवर्ती शक्तियां संघ और राज्य दोनों के पास है, जबकि अविशिष्ट शक्तियां यानी कि जो हमारी रेसिडुअरी पावर्स है वह केवल संघ के पास है। तो भारतीय संविधान में संविधान के द्वारा ही, कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा ही शक्तियों को परिभाषित कर दिया गया है और सेंटर और स्टेट के बीच में डिवीजन किया गया है, जो कॉन्करेंट लिस्ट है, अर्थात यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट एंड रेसिडुअरी पावर्स। तो जो कॉन्करेंट लिस्ट है उसमें केंद्र और सरकार दोनों कानून बना सकते हैं। हालांकि अगर रेगुलर वर्किंग में आप देखेंगे तो ये देखा जाता है कि कॉन्करेंट लिस्ट के भी जो सब्जेक्ट्स हैं, एक ऐसी स्थिति जहाँ पे एक फ्रिक्शन, एक कॉन्फ्लिक्ट होता है केंद्र सरकार के बनाए गए कानून और राज्य सरकार के बनाए गए कानून में, तो जो केंद्र सरकार का कानून है उसको ही मान्यता दी जाती है, राज्य सरकार के कानून को नहीं दी जाती है। ये हम आपको समवर्ती सूची के सब्जेक्ट्स के बारे में बता रहे हैं। जो कॉन्करेंट लिस्ट है उसमें दोनों की, संघ और राज्य दोनों के पास शक्ति है कानून बनाने की, लेकिन जो रेसिडुअरी पावर्स है यानी अविशिष्ट शक्तियाँ जो है वो सिर्फ केवल जो हमारा केंद्र सरकार है उसके पास है। अच्छा, इसके साथ ही साथ एक संघीय व्यवस्था में आप क्या देखते हैं, केंद्र और राज्य के बीच संबंधों को स्पष्ट रूप से निर्धारित करने के लिए एक संघ के लिए लिखित संविधान आवश्यक माना जाता है। अर्थात किसी भी संविधान को चलाने के लिए अगर वो एक संघीय व्यवस्था के अंतर्गत कार्य कर रहा है वो राज्य, तो वहाँ पे ये कहा जाता है कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन यानी लिखित संविधान बहुत आवश्यक है। क्यों? क्योंकि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू जो पावर्स हैं वो स्पेसिफाइड होती है। अगर आप इंडियन सिस्टम में भी देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा स्टेट और सेंटर दोनों की शक्तियों को परिभाषित किया गया है। इसलिए कभी भी आप ये देखेंगे कि हस्तक्षेप की जो स्थिति होती है, जो इंटरफियरेंस होता है, वो कम हो सकता है या वो कंट्रोल लिमिटेड हो सकता है, क्योंकि जो दोनों केंद्र और राज्य दोनों अपनी शक्तियाँ संविधान से लेते हैं। तो इसलिए लिखित संविधान जो है वो आवश्यक माना जाता है एक संघीय व्यवस्था के लिए। अच्छा, संघ के लिए संविधान की कठोरता भी आवश्यक है। केवल केंद्र सरकार और राज्य सरकारें मिलकर ही संविधान में संशोधन कर सकती हैं। जो रिजिडिटी होती है कॉन्स्टिट्यूशन की वो बहुत इंपॉर्टेंट है एक फेडरल सिस्टम में, एक संघीय व्यवस्था में, क्योंकि उस स्थिति में क्या होगा कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर संविधान में संशोधन करेंगे। जैसे हमने आपको यूनिटरी सिस्टम में बताया, यूनिटरी सिस्टम में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो केंद्र की सरकार है, उसके पास शक्ति है कानून बनाने की, कानून में संशोधन करने की या कानून को रद्द करने की। जब आप एक संघीय व्यवस्था में आते हैं तो वहाँ पे ये देखा जाता है कि अगर संविधान में संशोधन करना है, कोई महत्वपूर्ण संशोधन है, तो वो केवल केंद्र सरकार या केवल राज्य सरकार द्वारा नहीं की जा सकती। उसको केंद्र और राज्य सरकारें दोनों मिलकर उस संशोधन को करती हैं और इसलिए जो संघीय संविधान होते हैं वो कठोर रखे जाते हैं, वह रिजिड प्रोसीजर रखा जाता है जिससे कि एक स्पेसिफिक मेजॉरिटी मिले तभी उस जो अमेंडमेंट है उसे इनकॉर्पोरेट किया जा सकता है। अच्छा, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका में एक संशोधन कांग्रेस के दोनों सदनों के 2/3 मत द्वारा प्रस्तावित किया जा सकता है, या यदि 2/3 राज्य एक अनुरोध करते हैं तो उस उद्देश्य के लिए बुलाए गए सम्मेलन के द्वारा वह संशोधन किया जा सकता है। यह है स्टेज 1। स्टेज 2 में तब संशोधन को राज्य विधानसभाओं के 3/4 या अनुसमर्थन के लिए प्रत्येक राज्य में बुलाए गए 3/4 सम्मेलनों द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए। तो इस प्रकार जो हम ये देखते हैं, जो अमेरिका का जो अमेंडमेंट प्रोसीजर है वो भी बहुत कठोर रखा गया है, क्योंकि वो भी एक फेडरेशन के अंतर्गत कार्य करते हैं। अच्छा, इसके साथ ही साथ सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये होता है कि एक संघीय संविधान में देश का जो सर्वोच्च कानून है उसे संविधान समझा जाता है। संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन एक संघीय व्यवस्था में नहीं किया जा सकता। जैसे अभी हमने आपको जो बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट बताया जो इंडिया में रन होता है, उसमें भी यही चीज़ आती है। बेसिक स्ट्रक्चर यानी मूल संरचना
संरचना के जो सिद्धांत है उसमें ये कहा गया है, जैसे हमारा प्रियम्बल है, हमारी प्रस्तावना है, उसे माना जाता है कि वो संविधान की जो स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है वो प्रियम्बल उसे व्यक्त करता है। तो वो बेसिक स्ट्रक्चर ही उसी के अंतर्गत आता है कि जो हमारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं, डेमोक्रेसी, रिपब्लिक, सॉवरेनिटी, यूनिटी, इंटेग्रिटी, ये जो चीज़ें हैं ये बेसिक स्ट्रक्चर का भाग बनती हैं। और जैसे एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर का न्यायपालिका में हस्तक्षेप ना होना, तो ये क्या है, ये बेसिक स्ट्रक्चर का एक पार्ट है। तो ये हमारा कहाँ से आ रहा है, ये संविधान से आ रहा है। तो संविधान के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करना इस एक संघीय व्यवस्था में सही नहीं माना जाता है और इसलिए संविधान को देश का सर्वोच्च कानून माना जाता है। न्यायपालिका न्यायिक समीक्षा के माध्यम से संविधान की सर्वोच्चता की रक्षा करने की विशेष भूमिका निभाती है और इसीलिए जुडिशियल रिव्यू आपको जैसे इंडिया में भी मिलता है, अमेरिका में भी मिलता है, तो वो एक तरह से ना सिर्फ इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, जो जुडिशरी है, जो न्यायपालिका है, वो कानून की सिर्फ व्याख्या ही नहीं करते हैं, वो उसके इंटरप्रेटर भी हैं, यानी जो फाइनल मीनिंग है, जो सही मीनिंग है संविधान में दिए गए किसी भी कानून की, उसका वो चीज़ वो कौन तय करेगा, वो तय करने के अधिकार हमारी न्यायपालिका का है। अच्छा, न्यायिक समीक्षा का अर्थ अगर हम आपको संक्षिप्त में बताएं तो उसका अर्थ है कि किसी भी कानून की संवैधानिकता की जांच करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय या कभी कभी उच्च न्यायालयों की शक्ति है। यदि न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं कि कानून संविधान के प्रावधानों के साथ असंगत है, तो ऐसे कानून को असंवैधानिक और अनुपयुक्त घोषित करने की शक्ति जो है वो हमारी जुडिशरी के अंतर्गत जुडिशरी को दी गई है। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो न्यायिक समीक्षा केंद्र और राज्य दोनों सरकारों के विधायी अधिनियमों और कार्यकारी आदेशों की संवैधानिकता की जांच करने की न्यायपालिका की एक शक्ति के रूप में है और इसमें ये एक तरह से लिमिट लगाता है, ये एक तरह से एक चेक लगाता है किस पे, विधायी अधिनियमों पे और कार्यकारी आदेशों पे कि वह संविधान के अनुसार है या नहीं। और जांच करने के बाद यदि वे संविधान के उल्लंघन करते पाए जाते हैं, इसको कहा जाता है अल्ट्रा वायरस होते हैं, तो उन्हें न्यायपालिका द्वारा असंवैधानिक नल एंड वॉइड घोषित कर दिया जाता है। इसका नतीजा ये होता है कि उन्हें सरकार द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। न्यायिक समीक्षा शब्द का संविधान में कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया। हालांकि ये तथ्य है कि भारत में एक लिखित संविधान है और सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों के खिलाफ जाने वाले कानूनों को रद्द कर सकता है। निसंदेह सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक समीक्षा की शक्ति प्राप्त है। तो जो न्यायिक समीक्षा की शक्ति है वो हम देखते हैं कि हमारे संविधान को हमारे संविधान द्वारा जो जुडिशरी है उसको दी गई। अच्छा, इसके बाद बच्चों जैसे अगर हम एग्जाम्पल में लें तो जो भारतीय व्यवस्था है, भारतीय व्यवस्था में हमें फेडरल और यूनिटरी दोनों फीचर्स जो हैं वो प्राप्त होते हैं। फेडरल फीचर्स में हम ये देखते हैं कि जो अगर आप देखें फेडरल फीचर्स में या यूनिटरी फीचर्स अगर हम आपके साथ स्टार्ट करें तो यूनिटरी फीचर्स में हम ये देखेंगे कि जो सेंटर है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट के रूप में अस्तित्व में है और वहाँ पे हमें जो फेडरल सिस्टम के अंतर्गत अगर आप देखें तो हमें दोहरा प्रशासनिक व्यवस्था मिलती है, यानी डुअल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम। एक महासंघ को दोहरे प्रशासन की विशेषता है और संघ और राज्य प्रशासन के सभी लोगों के लिए केंद्र सरकार द्वारा समान प्रशासन है जो संघ इकाइयों की सरकारों द्वारा चलाया जाता है। अच्छा, दोहरी नागरिकता मिलती है एक संघीय व्यवस्था में। जैसे अगर आप अमेरिका में देखें तो वहाँ पे डुअल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है। द्विसदनीय व्यवस्था हमें मिलती है एक संघ में, ये भी इसका एक फीचर है कि हमें इंडिया में अगर आप देखें लोकसभा राज्यसभा है, यूएसए में आपको मिलता है 2 सदन की व्यवस्था मिलती है। और भारत आकार, जनसंख्या और संसाधन पर विचार किए बिना सभी राज्यों की समानता में विश्वास है। यानी कि ये कहा जाता है, जैसे अगर आप देखें जो अपर हाउस है, जो यूएसए का जो अपर हाउस है सेनेट, वहाँ पे हम ये देखते हैं कि इक्वालिटी ऑफ ऑल स्टेट्स का जो कॉन्सेप्ट होता है, सभी राज्यों की समानता, वो चीज़ वहाँ पे प्रेजेंट है क्योंकि वहाँ पे इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एरिया, पॉपुलेशन या रिसोर्सेज, आकार, जनसंख्या या जो संसाधन होते हैं उनको कंसिडर किए बिना हर राज्य का वहाँ पे सिर्फ 2 सीट्स। लेकिन अगर आप भारतीय व्यवस्था में आते हैं तो भारतीय व्यवस्था में हम ये देखते हैं कि ये राज्यसभा में स्पेशली ये इक्वालिटी प्रेजेंट नहीं है।
लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि क्योंकि वो सारे राज्य जो हमारे भारतीय राज्य जो हैं वो सारे भारत का भाग हैं, इसलिए इर्रिस्पेक्टिव कि उनकी कितनी जनसंख्या है, उनकी क्या संसाधन है, उनका क्या आकार है, राज्यों को सामान्य रूप से देखा जाता है, राज्यों में समानता देखी जाती है। अच्छा, भारतीय संघ की अगर हम संघीय विशेषताएं देखें, फेडरल फीचर्स देखें, तो हम इसको इस तरह से समझ सकते हैं। बहुत संक्षिप्त में हम आपको बताएंगे कि भारतीय संघ की संघीय विशेषताएं क्या हैं। अच्छा, 2 स्तरों पे हमें सरकार मिलती है, केंद्र और राज्य, और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है केंद्र और राज्य के बीच। संविधान की 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां दी गई हैं जो प्रत्येक स्तर के विषय को आधार क्षेत्र देती हैं। संघीय सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संविधान की सर्वोच्चता हमें मिलती है न्यायपालिका द्वारा, वो संविधान की जो सर्वोच्चता है वो निर्धारित की जाती है। भारत में संविधान भी सर्वोच्च है, एक स्वतंत्र न्यायपालिका आपको मिलती है। संविधान के उसमें देखते हैं एकीकृत न्यायपालिका का जो प्रावधान है वो भारतीय सिस्टम में हमें मिलता है। अच्छा, निचली और जिला अदालतें जो हैं, जितने भी निचले स्तर पे हैं, उच्च न्यायालय राज्य स्तर पे है, और सर्वोच्च स्थान पे हमारा भारत का सर्वोच्च न्यायालय अथवा सुप्रीम कोर्ट आता है। अच्छा, सभी न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय के अधीन ही कार्य करते हैं। अच्छा, इसके बाद जब एकात्मक जो भारतीय विशेषताएं जब हम देखें, क्योंकि कहा जाता है कि भारत संघीय और एकात्मक विशेषताओं का एक तरह से समायोजन है, यहाँ पे हमें मिक्सचर मिलता है फेडरल और यूनिटरी दोनों फीचर्स का। तो संविधान लचीलापन और कठोरता का एक तरह से मिश्रण है। हमारे यहाँ फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है और रिजिड भी, यानी कि कुछ जो बेसिक अमेंडमेंट्स होते हैं या बेसिक चेंजेस होने होते हैं वो हमें नॉर्मल मेजॉरिटी के साथ कर सकते हैं, तो ये हमारा फ्लेक्सिबिलिटी दिखाता है संविधान की। और कुछ विशेष अगर परिवर्तन करने होते हैं तो उसमें हमें स्पेसिफिक मेजॉरिटी चाहिए जो सेंट्रल और स्टेट दोनों से रिक्वायर्ड होती है, तो वो हमारा रिजिडिटी दिखाता है संविधान की। तो इसलिए भारतीय संविधान जो है वो रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी का मिश्रण, लचीलेपन और कठोरता का एक तरह से उसमें मिश्रण दिखता है। संविधान के कुछ प्रावधानों में आसानी से संशोधन किया जा सकता है। यदि संशोधन भारत के संघवाद के पहलुओं को बदलने की कोशिश करता है तो ऐसा संशोधन लाने का प्रावधान आसान नहीं रखा गया। संघ सूची के साथ संविधान अधिक शक्तियों की गारंटी देता है। समवर्ती सूची के विषय पर संसद ऐसे कानून बना सकती है जो कुछ मामलों पर राज्य विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों को ओवरराइड कर सकती है। संसद राज्य सूची के कुछ विषयों के संबंध में भी कानून बना सकती है। राज्यसभा में राज्यों को असमान प्रतिनिधित्व मिलता है। उच्च सदन में राज्यों का प्रतिनिधित्व राज्यों की आबादी पर आधारित होता है। उदाहरण के लिए जैसे उत्तर प्रदेश है आपके पास, या वहाँ पे उत्तर प्रदेश की सीट ज़्यादा है, अगर हम गोवा से कंपेयर करें तो गोवा की एक ही सीट है, तो इस तरह से एक इम्बैलेंस या इनइक्वालिटी हमें वहाँ दिखती है। एक आदर्श संघीय व्यवस्था में सभी राज्यों का समान प्रतिनिधित्व होना चाहिए। कार्यपालिका विधायिका का एक हिस्सा है। भारतीय व्यवस्था में आप देखते हैं भारत में केंद्र और राज्य दोनों कार्यपालिका विधायिका का एक हिस्सा है। यह सरकार के विभिन्न अंगों के बीच शक्तियों का विभाजन के सिद्धांत के खिलाफ जाता है। तो जो अगर हम प्रेसिडेंशियल सिस्टम में सेपरेशन ऑफ पावर्स की बात करते हैं तो वो चीज़ यहाँ पे एब्सेंट होती है। लोकसभा राज्यसभा की तुलना में अधिक शक्तिशाली भारतीय व्यवस्था में आपको मिलता है। और इनफैक्ट ये कहा जाता है जैसे आपको हमें जैसे जितने भी 90% ऑफ द बिल्स होते हैं वो लोकसभा में इंट्रोड्यूस होते हैं। आप देखें जो मनी बिल है, जो धन विधेयक होता है, वो केवल लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस हो सकता है, वो राज्यसभा में नहीं हो सकता। और राज्यसभा के पास कोई विशेष शक्ति नहीं है धन विधेयक में स्पेशली चेंज करने की। अच्छा, इस तरह से हम ये मानते हैं जैसे एकल नागरिकता है, तो भारत में नागरिकों के लिए केवल एकल नागरिकता उपलब्ध की गई है। ऐसा नहीं है कि हम भारत की अलग नागरिकता है और जो हमारा स्टेट